ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो ये बोलता हो कि ब्लाइंड पर्सन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता है। जब ऐसा कोई रूल नहीं है दैट मीन्स क्लियर है कि ब्लाइंड पर्सन कैन ऑल्सो बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। अब ब्लाइंड पर्सन को अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो उसे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो उसे स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, मतलब नॉलेज लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड के बारे में उसे समझना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ब्लाइंड पर्सन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के सोच रहा है तो सबसे पहले वो स्टॉक मार्केट का थोड़ा नॉलेज गेन कर ले। ठीक है, म्यूचुअल फंड का नॉलेज गेन कर ले, म्यूचुअल फंड क्या होता है ये दोनों को समझे, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी कुछ हद तक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा डालते हो तो पैसा स्टॉक मार्केट में ही जाता है, तो स्टॉक मार्केट को समझ ले, म्यूचुअल फंड को समझ ले, अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है, अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट को भी वो समझ ले। तो थोड़ा बहुत उसके पास में ये चीज़ें पता रहेंगी तो ये उसके लिए ज़्यादा आसान रहेंगी। ये चीज़ें वो यूट्यूब पर वीडियो सुनकर भी ये सारी चीज़ें पता कर सकता है। कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, वहाँ पर भी जाके ये सारी चीज़ें ली जा सकती है। बट मैं तो बोलूँगा कि यूट्यूब से ही ये सारी चीज़ें सीखी जा सकती है। कई वीडियोज़ है जो आपको सिखा देंगे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड। उसके बाद में उसे म्यूचुअल फंड की एग्जाम को पास करना जरूरी है। अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो एक एग्ज़ाम होती है NISM की, NISM सीरीज़ 5A। ठीक है, NISM सीरीज़ 5A की ये एग्ज़ाम होती है। इस एग्ज़ाम का जो नाम है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। ठीक है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। ठीक है, इस एग्ज़ाम का नाम है। तो ये एग्ज़ाम पास करना जरूरी है। ये एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने की तरफ बढ़ते हो। तो पहले तो मैं बोलूँगा कि नॉलेज सबसे पहले ले ले स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड का, और उसके बाद में अगर ये एग्ज़ाम के लिए वो जाएगा तो काफ़ी हद तक उसे आसानी होगी। हालांकि ये एग्ज़ाम के लिए जब एनरोल करेंगे, कोई भी पर्सन एनरोल अगर एग्जाम के लिए करता है तो उसे स्टडी मटेरियल वगैरह NISM की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, और भी कुछ स्टडी मटेरियल है। ठीक है, यहाँ से आप बाहर से बाय करके भी इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। ये जो एग्जाम होती है इसके लिए आपको सेंटर पे जाना पड़ता है, NISM के सेंटर पे जाना पड़ता है। वहाँ पर आपको कंप्यूटर पर ये एग्जाम देना पड़ता है। 2 घंटे की एग्जाम होती है, 50% इसमें पासिंग मार्क होता है। ठीक है, 50% पासिंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। म्यूचुअल फंड की एग्जाम में ये अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। बाकी जो NISM की और भी एग्जाम NISM की होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग्स होती है, बट म्यूचुअल फंड की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 50% ही इसमें पासिंग मार्क्स है। तो आराम से आप ये म्यूचुअल फंड की एग्जाम पास कर सकते हो। इसका जो सिलेबस भी होता जो है वो काफ़ी ईजी होता है। आसानी से म्यूचुअल फंड की एग्जाम को पास किया जा सकता है। तो ये एग्जाम देने के लिए आपको NISM की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि एक ब्लाइंड पर्सन ये एग्जाम कैसे दे सकता है? ये एग्जाम देने के लिए तो सेंटर पे जाना पड़ता है, कंप्यूटर पे एग्जाम होंगी, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो एक ब्लाइंड पर्सन जो देख नहीं सकता वो एग्जाम ये कैसे दे सकता है? तो दोस्तों उसके लिए कुछ ऐसा होता है कि ब्लाइंड पर्सन के साथ में एक बंदा जाएगा, ठीक है, वो उसे ही लेके जाना पड़ता है ब्लाइंड पर्सन को। एक बंदा उसके साथ में जाएगा, वो बंदा क्या करेगा, वो स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसे पढ़कर ब्लाइंड पर्सन को सुनाएगा, ठीक है, फिर ब्लाइंड पर्सन अपना एक आंसर बताएगा और वो बंदा वो आंसर वहाँ पे देगा। तो इस तरीके से एक हेल्प से, मतलब उसे स्क्राइब बोला जाता है, स्क्राइब की हेल्प से ब्लाइंड पर्सन ये एग्जाम दे सकता है। तो ये जो ब्लाइंड पर्सन के साथ में पर्सन जाता है, ठीक है, ब्लाइंड पर्सन के साथ में जो पर्सन जाएगा, ठीक है, ब्लाइंड पर्सन उसके साथ में जो पर्सन जाएगा उसे बोला जाता है स्क्राइब, ठीक है, उसे बोला जाता है स्क्राइब। ये जो स्क्राइब रहेगा जो उसकी हेल्प करेगा एग्ज़ाम देने में, ये इसमें कुछ कंडीशन है। इसमें कंडीशन ऐसी कि ये जो स्क्राइब है ये ब्लाइंड पर्सन का कोई भी ब्लड रिलेटिव्स नहीं हो सकता है। ब्लड रिलेटिव्स मतलब फादर, मदर, ठीक है, ब्रदर, सिस्टर ना, ब्लड रिलेटिव्स नहीं हो सकता है। ब्लड रिलेटिव्स फ्रेंड चल सकता है, ठीक है, फ्रेंड्स जा सकता है। फ्रेंड्स जो होते हैं ब्लड रिलेटिव्स में नहीं आते हैं, तो फ्रेंड्स बिल्कुल जा सकता है ब्लाइंड पर्सन के साथ में। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन ये कि ये जो स्क्राइब पर्सन रहेगा ये बिलो 18 होना चाहिए, ठीक है, बिलो 18, 18 साल से कम का होना चाहिए, ठीक है। 18 साल से कम, इसकी कंडीशन ये इसीलिए डाली गई है जहाँ तक मुझे लगता है कि मतलब वो जो स्क्राइब पर्सन जा रहा है वो इतना मैच्योर्ड नहीं होना चाहिए कि वो उसकी हेल्प कर दे, मतलब पूरी तरीके से हेल्प कर दे, उसे ही पूरी आंसर पता है, उसने भी पूरी स्टडी करके चले गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब ब्लाइंड पर्सन की वहाँ पे कोई भी मतलब एफर्ट नहीं लग रहे हैं, ये स्क्राइब पर्सन के थ्रू ही वो एग्ज़ाम दे रहा है और पास हो जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए 18 वहाँ पे बिलो 18% वो होना चाहिए स्क्राइब। और थर्ड कंडीशन यहाँ पर ये आती है
कि जो स्क्राइब पर्सन है वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का होना चाहिए। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड मतलब फाइनेंशियल सेक्टर का वो नहीं होना चाहिए। नॉन कॉमर्स, अगर कॉमर्स सेक्टर का रहेगा तो कहीं ना कहीं वो ये एग्जाम में उसकी रियल में हेल्प कर सकता है। एक्चुअल में हेल्प जो स्क्राइब पर्सन को करना है, इस पर्सन को सिर्फ इसलिए करना है कि वो देख नहीं सकता, दैट ही इज़ ए ब्लाइंड, तो वो सिर्फ वो क्वेश्चन उसे पढ़कर सुना दे, बस इसके लिए हेल्प चाहिए स्क्राइब पर्सन की। ये नहीं कि वो एग्जाम में उसकी रियल में हेल्प कर दे कि भैया यही स्क्राइब पर्सन ही बता दे रहा है कि ये वाला आंसर करेक्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए कंडीशंस रखी गई है। तो बिल्कुल ब्लाइंड पर्सन एग्जाम दे सकता है स्क्राइब की हेल्प से। एज ए ब्लाइंड पर्सन डायरेक्टली आपको एग्जाम के लिए एनरोल नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म दे दूंगा, उस फॉर्म का नाम है स्पेशल अकोमोडेशन फॉर्म, ठीक है। वो NISM की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। तो वो जो फॉर्म होता है वो फॉर्म को आप डाउनलोड करिए, फिल करिए, उसको फिल करके सबसे पहले आपको NISM को भेजना पड़ेगा, ठीक है। बाय ईमेल आप भेज सकते हो स्कैन करके। तो उसमें कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन रहती है, स्क्राइब पर्सन की इन्फॉर्मेशन रहती है, आपका जो क्या डिसेबिलिटी है आपकी, वो सारी चीज़ें उसमें फिल करके आपको NISM को भेजना पड़ेगा। फिर NISM खुद आपके लिए वो एग्ज़ाम एनरोल करेगा। पहले आपसे डेट मांगेगा कि कौन से डेट पे आप फ्री हो, कौन से डेट पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। जो भी डेट आपकी फ्री रहेंगी उस डेट के हिसाब से वो एग्ज़ाम आपके लिए अकॉर्डिंग करेगा। स्पेशल अकोमोडेशन मतलब वो आपके लिए देगा कि आप वहाँ पे आइए सेंटर पे, स्क्राइब पर्सन को लेके आइए, आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हो। और ये जो चीज़ आपको करना पड़ेगा 30 डेज बिफोर, मान लो आपको एग्ज़ाम अगर देना है 30 तारीख को, तो आपको 1 तारीख को ही NISM को वो मेल भेजना पड़ेगा। 30 डेज बिफोर मतलब जब भी आप वो स्पेशल अकोमोडेशन का फॉर्म NISM को सेंड करोगे उसके 30 दिन के बाद तक आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। तो क्योंकि उन्हें भी अरेंजमेंट करना होता है, मतलब एक स्पेशल केस हो गया ना, ये नॉर्मल पर्सन नहीं है, आपके साथ में स्क्राइब पर्सन भी जाएगा, वो सब उनकी अरेंजमेंट मतलब नॉर्मली इस तरीके के जो लोग जो होते हैं कम होते हैं एग्जाम देने वाले, तो स्पेशल अकोमोडेशन का उन्हें करना पड़ता है। तो इसीलिए 30 दिन का समय उन्हें चाहिए होता है। तो बिल्कुल आप जब भी एग्जाम देने के सोच रहे हो तो उसके 30 दिन पहले ही आप NISM को ये इन्फॉर्म करिए स्पेशल अकोमोडेशन फॉर्म के साथ में। ये एग्जाम पास करने के बाद, NISM एग्जाम पास करने के बाद आपको MP से रजिस्ट्रेशन हासिल करना पड़ता है। मतलब MP से आपको ARN कार्ड लेना पड़ता है। एक ARN कार्ड होता है, ठीक है, ARN कार्ड। ARN का जो फुल फॉर्म है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। ये जो नंबर होता है एक यूनिक नंबर होता है जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है। तो आपको MP से इसका रजिस्ट्रेशन करना है, आपको MP में जाना है, ठीक है। MP का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड का एसोसिएशन है, ठीक है। तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन हासिल करना, ARN कार्ड लेना है, आपका एक बिल्कुल कार्ड बन के आएगा, जिस तरह पैन कार्ड होता है उस तरीके से एक कार्ड बन के आएगा, आपकी फोटो वगैरह रहेंगी, तो उस पर आपका नंबर लिखा हुआ रहेगा। वो कार्ड मिलने के बाद आप म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हो। अब आपको अथॉरिटी मिल गई, आपको लाइसेंस मिल गया म्यूचुअल फंड सेल करने का, फिर आप सेल कर सकते हो। म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए आपको एमपैनलमेंट होना पड़ता है, एमपैनलमेंट लेना पड़ता है। किसके साथ में? एमपैनल आप AMC से भी ले सकते हो डायरेक्ट, या फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से भी ले सकते हो। म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए आपको AMC जैसे कि अलग अलग AMC है, HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, उनके साथ में आप जुड़कर काम कर सकते हो, एमपैनल हो सकते हो। या फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, ठीक है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि NJ वेल्थ हो गया, प्रूडेंट हो गया, उनके साथ में जुड़कर भी आप काम कर सकते हो। डायरेक्ट AMC के साथ में आप जुड़ोगे तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको खुद ही सारी चीज़ें करना पड़ेगा। बट नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में आप जुड़ोगे जैसे कि NJ वेल्थ हो गया, प्रूडेंट हो गया, और भी है, उनके साथ में जुड़ोगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेंगी, वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें वो देते हैं। हाँ, बदले में थोड़ा कमीशन उनका बनता है। बट स्टार्टिंग हो, फ्रेशर हो, आप नए हो, तो आपको जरूर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में जुड़ना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से होती है। फिर बाद में आप डायरेक्ट AMC में भी शिफ्ट हो सकते हैं। आज के तारीख में ये जो काम है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, काफ़ी चैलेंजिंग काम हो चुका है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट प्लान में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। कई सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ठीक है, उसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे आ गए तो ऑनलाइन ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी डायरेक्ट प्लान में। आपको जैसे कि पता है कि एक होता है डायरेक्ट प्लान, दूसरा होता है रेगुलर प्लान, ठीक है। म्यूचुअल फंड में 2 प्लान काम करते हैं। जब एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप सेल करते हो म्यूचुअल फंड, तो आपको हमेशा रेगुलर प्लान सेल करना पड़ता है, वो रेगुलर प्लान में ही आपको कमीशन मिलता है। तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन इन्वेस्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट प्लान में कोई भी एजेंट नहीं होता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, इसलिए क्या होता है कि मैक्सिमम पैसा एक इन्वेस्टर का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है और लॉन्ग टर्म में उससे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। बट रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट होते हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट में से कुछ पैसा कमीशन के रूप में कट जाता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट को जाता है, तो उनका कम पैसा इन्वेस्ट होता है। तो लॉन्ग टर्म में जब हम देखते हैं तो एक डायरेक्ट प्लान वाला पैसा
बंदा ज़्यादा पैसा कमाता है और रेगुलर वाला बंदा कम पैसा कमाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो आजकल इन्वेस्टर ये सब बात को समझने लगे हैं, तो इसीलिए डायरेक्ट प्लान में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज के तारीख में चैलेंजिंग जॉब है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है, आपको यहाँ पे करियर बनाना है, आप में गट्स है, तो आप जरूर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम कर सकते हो। और जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को जो कमीशन मिलता है उसको कमीशन मिलेगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलेगा। कमीशन किस तरीके से मिलता है, देखिए कमीशन जो होता है AUM बेसिस पे मिलता है। AUM मतलब असेट्स अंडर मैनेजमेंट। असेट्स अंडर मैनेजमेंट आपने कितना पैसा इन्वेस्टर का इन्वेस्ट करवाया है उसके बेसिस पे मिलेगा। मान लो आपने साल भरे में अभी तक 1 लाख का आपका AUM हो गया। 1 लाख का AUM हो गया मतलब इन्वेस्टर का 1 लाख रुपए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा दिया है। तो हर साल आपको इसमें 1 से 2% तक का कमीशन मिलेगा, 1% to 2%, ठीक है। मान के चलो 2% मतलब 2000, मतलब साल का 2000, ठीक है। आप उसको डिवाइड बाय 12 कर सकते हो, मतलब ये मंथली आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आपको AUM बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये AUM मतलब कोई बंदा है जो 10,000 रुपये की SIP कर रहा है, वो हर महीने 10,000 रुपये देगा, तो 10 महीने के बाद वो 1 लाख जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से कितने बंदे आपके पास में रहेंगे, तो टोटल AUM आपका जितना भी बनेगा उस पर साल का आपको 1 से 2% तक कमीशन आपका बनेगा। तो इस तरीके से कमीशन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। इंटरनेट पे ऐसा वीडियो नहीं है कि ब्लाइंड पर्सन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो शेयर करिए और भी लोगों की हेल्प होंगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।